हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक संपूर्ण विषय बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आपको इतने पैसे देने हैं या उतने पैसे देने हैं, इतने वीडियो देखने के बाद या उतने वीडियो के देखने के बाद। मतलब हमारा कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है। हम आप सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण कक्षाएं पूरी तरह सब कुछ उसमें मुफ्त पढ़ाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम लोग बात करेंगे सरल रेखाओं के बारे में। सरल रेखाओं में हम लोग आज विविध उदाहरण को देखने वाले हैं। चैप्टर में जो कुछ हमें पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। हमने बहुत सी चीज़ें की। हमने सरल रेखाओं के समीकरण हल किए हैं, हमने सरल रेखाओं के समीकरणों को समझा है, एक समीकरण को दूसरे रूप में यदि पॉसिबल हो तो उसे कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमने व्यापक समीकरण देखा है। व्यापक समीकरण को हमने मुख्यतः 3 समीकरणों में बदला भी था। हम व्यापक समीकरण को y बराबर mx प्लस सी ढाल अंतःखंड रूप में बदल सकते थे, हम अंतःखंड रूप में बदल सकते थे और इसके अलावा हम लंब रूप में भी बदल सकते थे। इसके अलावा आज विविध उदाहरण में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने डिस्कस होंगे। कुछ ऐसे सवाल जो शायद आपने अभी तक ना देखे हैं और इनमें हमने जो पढ़ा है उसके बियॉन्ड थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है। लेकिन हम इसमें एक एक प्रश्न को, एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विविध उदाहरण का। यदि रेखाएं 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 5x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 संगामी है, कॉन्करेंट है, तो k का मान दिखाइए। संगामी का मतलब होता है, कॉन्करेंट का मतलब होता है तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर अनंत रेखाएं मिलती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 रेखाओं के बारे में यह कहानी नहीं है। किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, जितनी आप गुजार सकते हो, है ना, आपको दिखेगी भी नहीं। पर हम जिन रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं वो 3 ऐसी रेखाएं हैं जो यहां से निकल रही है। मतलब अनंत रेखाओं में ये 3 रेखाएं भी हो सकती है। अब अगर तीनों संगामी हैं, जैसे मान लीजिए पहली रेखा का समीकरण L1 है। L1 जो है वो है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। दूसरी रेखा L2 है। L2 का समीकरण है 5x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। और तीसरी रेखा L3 बोल देते हैं। L3 है 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। इन तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु A है। अगर आपको ये K निकालना है तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि 2 रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही है और तीसरी रेखा भी उसी बिंदु से गुजर रही है, तो पहली 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट करना चाहिए। पहली 2 रेखा कहने से आपके दिमाग में L1 और L2 आ गया होगा। मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु L3 को संतुष्ट करना चाहिए। वो आप कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे तो K के रूप में कुछ न कुछ आएगा, यहां रखोगे तो K का मान आ जाएगा। लेकिन क्यों ना मैं L1 और L3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूं, जो कि थोड़ा आसान है निकालना। देख लो फटाफट। तो हम निकालेंगे L1 एवं L3 का प्रतिच्छेद बिंदु जो कि A है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है सर, POI, पोई अंग्रेजी में कह सकते हैं। खैर 2 माइनस या 2x माइनस वाई बराबर 3, यहां तो ऐसा है, और 3x माइनस वाई बराबर 2। पहले में से दूसरे को घटाया जाए। क्लियर है क्या इतना? 3x माइनस वाई 2x, अच्छा 2x प्लस वाई है, ये थोड़ा और बढ़िया रहा। 2x प्लस वाई है तो शायद हमें कैलकुलेशन में परेशान तो क्या ही होना, दोनों को जोड़ दो यार। तो 2x प्लस 3x 5x, 3 और 2 मिला के 5, तो 5x बराबर 5, x बराबर 1। x बराबर 1 इनमें से किसी भी रेखा को संतुष्ट कराया जा सकता है। अगर x बराबर 1 यहां रखोगे तो 3 माइनस 2 बराबर y, यहां रख के देख लो, 3 गुणा 1 माइनस y बराबर 2, या फिर 3 माइनस y बराबर 2, तो y का मान भी 1। तो ये जो A नाम का बिंदु है वो 1,1 है। अब चूंकि L2 एक A बिंदु से निकलता है, चूंकि L2
ए से गुजरती है, एक रेखा जो बिंदु ए से गुजरती है, अतः सुनना ध्यान से, आपने L2 में जहां जहां x और जहां जहां y है वहां वहां एक एक रख दिया। क्या इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु एक है? बिल्कुल एक है, इसमें कोई समस्या की बात हमें नहीं है। चलो, तो 5 गुणा 1 प्लस k गुणा 1 माइनस 3 बराबर 0, तो 2 प्लस k बराबर 0 और k का मान -2 इस केस में। तो इस प्रश्न में k का मान -2 है जब ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती है। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका आप सारणिक की मदद से कक्षा 12वीं में करेंगे, ठीक है। वहां पर ये देखेंगे कि इन तीनों रेखाओं के द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। आप 3 रेखाओं के द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला, अगर तीनों रेखाओं के समीकरण दिए हो जो कि यहां दिए गए हैं, तो आप इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दीजिए, प्रतिच्छेद बिंदु ABC मिल जाएगा। तो कक्षा 10 वाले फॉर्मूले से आप जो आपने पढ़ा था 3 बिंदुओं से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वो निकाल सकते हैं। इन सब से बचते हुए आप सारणिक की मदद भी ले सकते हैं। यहां त्रिभुज बनेगा ही नहीं, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। चलिए, तो इस तरह से ये प्रश्न भी आप लोगों के सामने समाप्त होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और उम्मीद करेंगे आपको इसमें कोई समस्या ना हो। थोड़ा सा ये एक कठिन सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इस तरह का पहला सवाल देख रहे हैं, लेकिन सरल भी है ना। अगर समझ लोगे तो फिर सरल है, बस एक से ज्यादा पार्ट इसके अंदर हो जाते हैं। बिंदु 4,1 से रेखा 4x - y बराबर 0 की दूरी, उस रेखा के अनुदिश ज्ञात कीजिए जो धन x अक्ष से 145 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ऐसा कि एक सरल रेखा है, ठीक है, 4x - y, और इस रेखा से आपको एक बिंदु की दूरी निकालनी है। लेकिन ये दूरी लंबवत दूरी नहीं होनी चाहिए। जब हम दूरी की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि एक रेखा से एक बिंदु की दूरी, तो ये लंबवत दूरी होती है। हमें वो नहीं निकालनी, हमें निकालनी है कि जैसे ये बिंदु है, अभी मान लो इतनी दूरी, जैसे अगर ये रेखा है तो यहां से इतनी दूरी कितनी होगी। मुझे ये लंबवत दूरी नहीं निकालनी, इतनी दूरी निकालनी। फोटो बना के बता देता हूं एक बार फिर से। तो अगर आपकी सरल रेखा ऐसी है, मान लीजिए ये है 4x - y बराबर 0, इसकी इस बिंदु से कुछ ना कुछ दूरी हो सकती है जिसे आप लंबवत दूरी कहते हैं। ये दूरी अगर मान लीजिए बिंदु M है, तो आप PM का सूत्र बड़ी आसानी से जानते हैं कि P से M की दूरी निकालनी है, तो बहुत आसान है वो दूरी नियम की मदद से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको ये बोल रहा है प्रश्न कि जैसे मान लीजिए सर ये कहीं ना कहीं गलती से आपका x अक्ष है, जो कहीं होता है। हमने कहा ठीक है, अगर x अक्ष ऐसा है तो एक रेखा है जो x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है। हमने कहा बिल्कुल बनाएगी, ऐसी रेखा निकल जाएगी, ये 135 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस रेखा के अनुदिश, मतलब इस रेखा को समांतर रेखा मानकर, या इस रेखा के समांतर आप रेखा लेके जाओ बिंदु P से, और ये दूरी कितनी है आपको ये बताना है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस रेखा के समांतर दूरी निकालने का है, P से लेकर N तक, और आपको वास्तव में चाहिए PN। अनुदिश का मतलब है उसकी दिशा में दूरी निकालो, लंबवत दूरी नहीं, उसकी दिशा में दूरी निकालो। डन है क्या? तो आपको ना ये दूरी निकालनी है, सिर्फ ये नहीं। तो अब ये दूरी कैसे निकालें सर? कठिन तो है, और सच में सवाल तो कठिन है, ऐसा सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, दूरी निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। दूरी मतलब एक रेखा की एक बिंदु से दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले, अगर आपको ये P से M की दूरी भी निकालनी हो तो आपने PM रेखा का समीकरण लिखने के बाद M का प्रतिच्छेद बिंदु या इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु M निकालने के बाद यहां से यहां दूरी नियम लगाया था। वही तरीका था, लेकिन उससे एक फॉर्मूला आ गया था, एक सूत्र आ गया था जिसकी हमें आवश्यकता बाद में बहुत जगह पड़ी। यहां पर भी वही करना है। आप क्या PN रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं? कहो हां या ना। अगर आप PN रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं तो क्या आप PN रेखा का
इस रेखा 4x माइनस वाई के साथ प्रतिच्छेद बिंदु जिसको n कहा जा रहा है वो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास p है और आपके पास n है तो क्या दूरी निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। श्योर? तो हम सबसे पहले निकालेंगे pn रेखा का समीकरण। ठीक, पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम pn रेखा का समीकरण निकालें। pn रेखा का समीकरण, अभी देखना ध्यान से कैसा निकलेगा ये। pn रेखा किस रेखा के समांतर है? चलो अपन एक काम करते हैं, रेखा का नाम दे देते हैं। ये जो रेखा है वो L1 रेखा है, ये जिस रेखा का समीकरण निकालना है वो L2 है, और ये जो रेखा है जो 135 डिग्री का धनात्मक x के साथ कोण बना के जा रही है वो L3 है। तो क्या L3 और L2 समांतर है? अनुदिश का मतलब यही है कि उसकी दिशा में, अनुदिश का हिंदी मतलब क्या होता है? मतलब इसको संधि विच्छेद करोगे तो अनुदिश का मतलब उसकी दिशा में मिलेगा, तो उसी की दिशा मतलब उसका कोण बराबर, कोण बराबर मतलब m बराबर। तो क्या आप लिख सकते हैं कि pn रेखा की प्रवणता m कितनी निकलेगी? अगर ये 135 डिग्री कोण बनाएगी तो pn रेखा भी आगे जाकर x अक्ष के साथ 135 डिग्री कोण बनाएगी। ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता बराबर होनी चाहिए। प्रवणता क्या होती है? जो धनात्मक x के साथ कोण बनता है उसका tan। तो tan 135 कितना होता है? tan 135 tan 90 प्लस 45 यही होता है। और क्या tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है? बिल्कुल होता है। तो ये मिलेगा माइनस कॉट 45, और अगर कॉट 45 की बात करें तो इट इज -1, सो m का मान -1 सही है। m का मान -1 है। pn रेखा पर एक बिंदु दिया है, प्रवणता आप निकाल चुके हैं। क्या बिंदु प्रवणता रूप से क्या आप समीकरण नहीं निकाल सकते? कौन से रूप से? एक बिंदु दिया है, एक प्रवणता दी है, तो क्या एक प्रवणता, प्रवणता एक ही होती है ना? क्या किसी सरल रेखा की दो प्रवणता हो सकती है या एक से ज्यादा प्रवणता हो सकती है? संभव नहीं है। तो y माइनस y1 बराबर y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। y माइनस y1 मतलब y माइनस 1 बराबर m का मान -1 x माइनस 4। तो y माइनस 1 बराबर माइनस x प्लस 4 या x प्लस y बराबर 5। ये इस रेखा का समीकरण है जिसे आपने pn कहा था। क्या कहा था? pn कहा था। तो अब आपके पास pn का समीकरण है, आपके पास दूसरी एक रेखा है, इसको अपन यहां बना के देख लेते हैं एक बार। एक रेखा तो यह है 4x प्लस 3y, 4x माइनस y बराबर 0, और दूसरी रेखा ऐसी है जिसे आपने p से n कहा। यह p एक बिंदु है जो 4,1 है और ये n नाम का बिंदु है, लेकिन इसका समीकरण x प्लस y बराबर 5 आया है, और वो जो अनुदिश दूरी है वही आपको निकालनी है। क्या बात ठीक है? p से n की दूरी, तो उसके लिए आपके पास p बिंदु तो है, n बिंदु निकाल लेते हैं बस। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें? 4x माइनस y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 5 जोड़ दीजिए। 5x बराबर 5, x बराबर 1। वाओ, x बराबर 1, अगर x बराबर 1 तो y का मान क्या हो कि 5 हो जाए, तो y का मान 4। इस समीकरण में रख के देख लो यार। तो क्या n बिंदु आपके सामने 1,5 है? बिल्कुल है। तो क्या p से 1,4, 5 नहीं, 4 4 4 4 4, माय मिस्टेक 1,4 है। ठीक सर, तो क्या p से n की दूरी दूरी नियम से लगाई जा सकती है? दूरी नियम क्या होता है? जो दो बिंदु दिए हैं, पहले का x निर्देशांक में से दूसरे का x निर्देशांक घटा दो, चाहे जिसे मानो पहला चाहे जिसे मानो दूसरा, तो 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस, फिर y वाले घटा दो ऐसे ही, 1 माइनस 4 का वर्ग
तो भाई साहब Pn बराबर, ये तो मिला 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, जिसे लिख सकते हैं Pn बराबर 3 का वर्ग बाहर निकलकर 3 आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग मतलब 2, तो 3√2 इस प्रश्न का सही जवाब है। इस प्रश्न के अंदर कुछ ज्यादा चीज नहीं थी, लेकिन जो एक चीज थी वो थी अनुदिश रेखा या अनुदिश दूरी। इसे आप फिर से समझ सकते हैं, थोड़ा सा यहां पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझाने के लिए समय देना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा है और मेरा हाथ एक दूसरी रेखा है, इस बिंदु की इस यहां से लंबवत दूरी आप Pn या लंबवत दूरी कह सकते हैं, जिसका सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बटा वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब मैं कहूं कि आपको ये दूरी निकालनी है, बात समझ में आई क्या? ये जो दूरी है ये एक रेखा थी, मतलब ये एक बिंदु था, बस ये बिंदु था, इस रेखा को भूल जाइए। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं ये जो दूरी है ना ये निकालो, तो निकालने का तरीका है ये रेखा का समीकरण निकाल के ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो जहां ये दोनों कट कर रहे हैं, और ये बिंदु तो पता ही है ये n बिंदु, ये p बिंदु, बीच में दूरी नियम लगा दिया। तो इस तरह से अनुदिश रेखा के सवाल भी आप लोगों के सामने बहुत आ सकते हैं। खैर, बात करेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 21 समाप्त या उदाहरण नंबर 21 समाप्त। उदाहरण नंबर 22, कल्पना करते हुए कि सरल रेखाएं बिंदु के लिए दर्पण की तरह कार्य करती है। बिंदु 1,2 का रेखा x-3y + 4 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आपने एक साधारण दर्पण देखा होगा अपने घरों में जो लगा होता है, जहां हम अपना चेहरा देखते हैं कहीं जाने के लिए या सुबह उठ के देखते हैं, तो उसकी आपको कुछ भौतिक में प्रॉपर्टीज पड़ी होगी कि जितना दूर आप दर्पण से खड़े होंगे उतना ही दूर दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पॉइंट और फ्रॉम द मिरर। इसी का उपयोग यहां करना है। जो दर्पण होता है, अगर जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि ये x-3y + 4 एक रेखा है ना, तो आपने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ये x-3y + 4 जो है ना ये रेखा नहीं है, ये है दर्पण। दर्पण मतलब ऐसे ऐसे यहां पर आप इसे दर्पण की तरह मान सकते हैं। और अगर अब इसे दर्पण कैसे मान सकते हैं, तो हम एक दर्पण लाए और इस रेखा के ऊपर टिका दिया, तो जो रेखा का समीकरण वही दर्पण का समीकरण, ऐसा दर्पण है। फिर हमने कहा कि एक बिंदु है भाई साहब ऐसा, जिस बिंदु का नाम आप दे सकते हैं P, है ना, 1,2। अब ये 1,2 जब दर्पण को देखेगा तो दर्पण बोलेगा कि भाई साहब आपका फोटो बना देता हूं। वो बोलेगा बना दो, तो बोलेगा चलो ऐसा ऐसा ऐसे 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 फोटो बनाया जाएगा, और आपका जो फोटो बनेगा वो शायद यहां कहीं बनेगा। प्रश्न में आपका जो फोटो बनेगा वो बनेगा ऐसा, ठीक। तो ये जो Q है, सबसे पहले कुछ बातें नोट कर लेना। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिस्टेंस ठीक ना दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसे आगे कर देता हूं। ठीक है, ये जो Q बिंदु है, इस Q बिंदु को सबसे पहली स्टेप में लिखिए कि Q बिंदु क्या है। Q इस P बिंदु का दर्पण में प्रतिबिंब है, ठीक। तो Q P का प्रतिबिंब है। ये पहली स्टेप आप समझे, ठीक है क्या? अब देखो, अब अगर प्रतिबिंब है तो ये इसे इन दोनों का एक बिंदु ले लेते हैं, यहां कहीं M नाम का बिंदु है। हाँ सर, चलेगा। अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें अगर प्रतिबिंब बनता है तो आपके सामने मिलती है। क्या क्या चीजें ऐसी, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं अगर एक साधारण दर्पण में आप अपना चेहरा देखें और आपका जो प्रतिबिंब है उनके बीच क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, शायद आपको याद हो कि P से M की दूरी और M से Q की दूरी बराबर होती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जितना दूर बिंदु है, जितना दूर वस्तु है, उतना दूर साधारण दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। डन है क्या? तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि M जो है वो PQ का मध्य बिंदु है। क्या ये चीज हमें पता चल चुकी? ये PQ का मध्य बिंदु है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब बहुत सरल सवाल है ये, बहुत प्यारा भी है। इस सवाल को आप इनडायरेक्टली एक बार कर चुके हो,
ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं, मान लीजिए ए, तो क्या आप कह सकते हैं कि पी एम और ए, है ना, या दूसरी प्रॉपर्टी उससे बढ़िया, जिससे मैं कहता हूं कि पी एम और ए, ये जो कोण बनता है ना, ये 90 डिग्री का बनता है ना, ये कोण। तो इस 90 डिग्री का मतलब है कि अगर मैं पी क्यू को एक रेखा मानूं, पी क्यू रेखा x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 पर लंब है। अब देखिए हमें निकालना है q। हमने माना कि q जो है वो x1 y1 है, नहीं पता तो मान लिया x1 y1 है। अब q निकालने की यहां प्रोसेस देखो, है ना, एक फॉर्मूला होता है, हालांकि हमें फॉर्मूले से नहीं जाना, वो फॉर्मूला जेई वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, और चूंकि अगर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे परीक्षा में। अब होता क्या है वो देखो, P से आप ये जो रेखा निकल रही है PQ, ये इस रेखा के लंब है। क्या इस रेखा के लंब रेखा की प्रवणता आप निकाल सकते हैं? सबसे पहले क्या इस रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इस रेखा की प्रवणता निकलने से इस रेखा के लंब जितनी भी रेखाएं हैं उनकी प्रवणता निकल सकती है m1 गुणा m2 बराबर -1। वो निकलने के बाद ये फ्लो है सवाल का, पूरा ये अप्लाई करना है। उसके बाद अगर प्रवणता निकल जाए तो PQ की प्रवणता भी वही होगी। तो क्या मैं PQ रेखा का समीकरण निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। PQ का समीकरण है, इस रेखा का समीकरण है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु M, वो भी निकल सकता है क्या? निकल सकता है। अगर M प्रतिच्छेद बिंदु निकला, P पता है और PQ का मध्य बिंदु M है, तो क्या मैं Q निकाल सकता हूं? अब मध्य बिंदु नियम से निकाल सकता हूं। सो अब हमें 1 बाय 1 चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेखा दी है उसकी प्रवणता, उसकी प्रवणता से PQ की प्रवणता, और PQ की प्रवणता से PQ का समीकरण निकालो। ये स्टेप है सर, ठीक है। तो पहली लाइन है x माइनस 3y प्लस 4, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं L2 और इसका नाम दे देते हैं L1, ठीक सर। PQ रेखा L1 है और ये रेखा L2 है। तो सुनना ध्यान से, सबसे पहले L2 की प्रवणता निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? अगर रेखा ऐसी, ये कौन सा रूप है रेखा का? व्यापक रूप है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें जो संख्या x के आगे लिखो हो, जो y के आगे लिखी हो, दोनों का भाग देकर माइनस चिन्ह आगे लगा दो। तो हमने बोला कि माइनस चिन्ह तो पहले ही लगा दिया और ऐसा कुछ, तो इट विल बी अल्टीमेटली 1/3। सो अगर L2 की प्रवणता 1/3 है, तो क्या मैं यहां पर L1 की प्रवणता निकाल सकता हूं? तो देखिए भाई साहब, चूंकि L1 L2 पर लंब है, इसीलिए L1 की प्रवणता गुणा L2 की प्रवणता, दोनों का गुणा -1 होना चाहिए। यहां M1 M2 की जगह ML1 ML2 कह दिया मैंने। M2 की तो माइनस, या M2 की प्रवणता तो 1/3 है ना, कितनी? 1/3 बराबर -1, जिसका मतलब ML1 बराबर -3, ठीक। तो M2 की प्रवणता या M1 की या L1 की प्रवणता -3 है, जिसका मतलब PQ की प्रवणता -3 है। यही तो है PQ की L1 को अपन ने PQ कहा था, -3। तो क्या अब आप PQ का समीकरण निकाल सकते हैं? फटाफट बोलो यार, है ना। क्या अब आप PQ का समीकरण निकाल सकते हैं? PQ का समीकरण, हाँ जी सर, कैसे निकालेंगे? PQ का समीकरण निकालने के लिए मैं ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रवणता पता है, बिंदु पता है। तो बिंदु प्रवणता रूप से y माइनस y1, बिंदु कौन सा? 1,2, तो 1 - 2 बराबर -3 x माइनस 1, 1,2 इज द पॉइंट। डन। सो ऐसा कुछ होना चाहिए, और यहां से समीकरण 3x प्लस y बराबर 5 होना चाहिए। बस प्रश्न के अंदर
इतनी चीज तो आपने कर ली। ये दूसरा समीकरण आपके पास आया है, पहला समीकरण आपको सवाल में ही बताया है। डन। क्या आप m बिंदु निकाल सकते हैं? ये L2 है, हाँ जी सर। क्या हम m बिंदु निकाल सकते हैं? हाँ जी। स्टेप याद रख लेना क्या क्या कर रहे हैं अपन ना। अपन निकाल रहे हैं m बिंदु। m बिंदु क्या है? m बिंदु है L1 L2 का प्रतिच्छेद बिंदु। L1 एवं L2 का प्रतिच्छेद। अब फटाफट निकाल के बताओ क्या आएगा L1 और L2 का प्रतिच्छेद बिंदु कमेंट सेक्शन में, फास्ट। अब यार ये प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा? तो L1 का समीकरण है x माइनस 3y प्लस 4 है, शायद प्लस 4 है तो 4 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 4 को यहां भेजा जाए और 3x प्लस y बराबर 5, है ना। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, पर फिर भी मैं कर देता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, है ना। हम एक काम करते हैं यार, यहां 3 है, यहां मैं दूसरे समीकरण में 3 का गुणा कर देता हूं। पहले को जैसा है वैसा रहने दो, दूसरे समीकरण में 3 का गुणा कर दो। तो पहला वाला तो जैसा है वैसा रहेगा, -4, और दूसरे में आपने 3 का गुणा कर दिया। तो ये कितना बना भाई साहब? ये बना 9x प्लस 3y बराबर 15। क्या आपको ये बात ठीक लगी है? डन है क्या? हाँ जी। तो क्या हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ सकते हैं? 3 में 3y से 3y गए तो बचे 0, x से 9x जुड़ा तो 10x, और यहां पर आ जाएगा 11। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो चुका है हमारा x और हमारा y, ठीक है। तो x का मान है 11/10, बस इतनी सी बात, ठीक है। दूसरे समीकरण में x का मान रख दो 11/10, तो आपको y मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा। तो आपने यहां पर रखा 3 गुणा 11/10 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 33/10। तो y बराबर 50 में से 33 गया तो 17/10। ये दो बिंदु हमारे सामने x और y के रूप में आ चुके हैं, और ये दो बिंदु m बिंदु है। m बिंदु निकला, ठीक है, निकला। अगर m बिंदु निकला, आपके सामने m बिंदु है, p बिंदु है, आपको चाहिए q। p बिंदु क्या है सर? 1,2, है ना। आपके सामने m नाम का एक बिंदु है जो कि 11/10 और 17/10 है, और तीसरा आपके सामने q नाम का बिंदु है जो कि आपको चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि q ही आपका प्रतिबिंब है, और आपको यह भी पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो बस अगर मैं मध्य बिंदु नियम लगाऊं, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु m है, तो मध्य बिंदु नियम लगाने से क्या मिलेगा कि 1 + x1/2 बराबर 11/10। 5 बार कटा 2 से, तो 1 + x1 बराबर 11/5 या x1 बराबर 6/5। द फर्स्ट केस। दूसरा, अगर मैं y1 की बात करूं तो 2 + y1, है ना, इन दोनों का मध्य बिंदु ये वाला, तो 2 + y1/2 बराबर 11 या 17/10। डन। तो क्या मैं 5 से फिर काट दूं? 2 + y1 बराबर 17/5, उधर चले गए तो 10 हो गए, ठीक। तो y1 बराबर 10 हो गए, मतलब 5 का 2 में गुणा किया तो 10 हो गए। 17 - 10 मतलब 7/5। तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो ये आएगा, कितना? 6/5, 7/5, और यही आपका 6/5, 7/5 द फाइनल आंसर, विच इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट दिस लाइन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब एक छोटा सा सूत्र भी होता है जिसकी मदद से आप इसे निकाल सकते हैं। हम उस सूत्र के बारे में बात नहीं करेंगे,
लेकिन क्योंकि वो थोड़ा लंबा है और कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप उसे किसी किताब में देखें, और जैसे आपके यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके ये सवाल आए और किसी किताब में इसका जवाब सीधा सीधा सूत्र लगा के हल कर दिया जाए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ ये चीज़ होती है तो आप उसको नेग्लेक्ट करके इस मेथड को फॉलो करना, क्योंकि अगर ये सवाल दिया है तो तय है कि आपको 5 या 6 नंबर में दिया जाएगा। और अगर 5 या 6 नंबर में दिया जाए तो हम एक फॉर्मूला लगा के आंसर अगर लिख देंगे तो हमें शायद 1 या 2 नंबर में मिलेंगे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो बात अलग है, पर यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है आपके स्कूल में। सो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 23, दर्शाइए कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। रेखाएं आपके पास दो है, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, और दूसरा x या तीसरा x बराबर 0। इनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो इतना है। पता नहीं क्या होगा, है ना। चलो ठीक है, ये थोड़ा सरल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको प्रश्न में ना x बराबर 0 दिया है, 3 रेखाएं दी है ना। अब 1 बाय 1 देखो। सबसे पहले आपको रेखा पहली क्या दी है, पहली रेखा दी है y बराबर m1x प्लस c1। दूसरी रेखा कौन सी दी है, दूसरी रेखा दी है y बराबर m2x प्लस c2। तीसरी x बराबर 0 दी है। x बराबर 0 का मतलब क्या है, फटाफट कमेंट करो, x बराबर 0 का मतलब क्या हो सकता है। फास्ट फास्ट कमेंट करो, x बराबर 0 का मतलब क्या हो सकता है। x बराबर 0 का मतलब होता है y अक्ष, मतलब ये जो रेखाएं हैं ये दोनों कहीं ना कहीं जीवन में प्रतिच्छेद करेगी, और उसके साथ में y अक्ष का आपको क्षेत्रफल निकालना है ना। x बराबर 0 ये रेखा है y अक्ष, यहां x अक्ष बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी रेखा y बराबर m1x c1 मान लेते हैं रेखा ऐसी है, ठीक है। ये रेखा है पहली वाली y बराबर m1x प्लस c1। दूसरी रेखा अपन ऐसी मान लेते हैं y बराबर m2x प्लस c2। और ये जो जिन 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु A है, बिंदु B है और बिंदु C है। तो अगर आपको A, B और C नाम का बिंदु निकल जाए, अगर आपको A, B और C नाम का बिंदु मिल जाए तो क्या आप त्रिभुज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। डन है इतनी बात तो, अगर इतनी बात डन है, ठीक है, तो अपन ना सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों बिंदुओं को निकालेंगे। पहला टास्क तो ये है। आपको जो क्षेत्रफल चाहिए वो वास्तव में ऐसा है, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है वो हमें ये वाला चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए। अब ये निकालने के लिए ए बिंदु निकाला जाए सबसे पहले तो, और बी बिंदु। ये बड़े आसान बिंदु हैं। ए बिंदु और बी बिंदु निकालना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो रेखा है पहली वाली y बराबर m1x प्लस c1, ध्यान से सुनो मेरी बात, y बराबर m1x प्लस c1, बी बिंदु किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, x बराबर 0 का। x बराबर 0 यहां रखोगे तो y का मान मिलेगा 0,c1। और वास्तव में ये इस रेखा का y अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु है, y अंतःखंड है, और y अंतःखंड क्या होता है 0,c, तो 0,c1। अगर वो समझ में नहीं आया तो y अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, ये y अक्ष है। x बराबर 0 का मतलब y अक्ष, y अक्ष में x का मान 0 रख दो तो y बराबर c1। उसी तरह ये जो a वाला बिंदु है मिल जाएगा 0,c2। तो क्या आप a से b की दूरी निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें इन दोनों से बोल सकते हैं कि सर अगर a से b की दूरी निकालनी हो तो वो बड़ी आसान है। क्या आसान है कि चाहो c2 में से c1 घटा दो या c1 में से c2 घटा दो। अब मैं आपको यहां छोटी छोटी बहुत सी चीजें बता रहा हूं ना, ध्यान देना। a से b की दूरी y अक्ष पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी y2 माइनस y1 होती है। x अक्ष पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 होती है। क्योंकि यहां पर x वाले तो दोनों शून्य है, दूरी नियम लगाओगे तो क्या मिलेगा, x1 का माइनस x2 का वर्ग जो कि शून्य है, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग।
तो मान लीजिए आपने लिख दिया C2 माइनस C1। अब आपको तो नहीं पता कि C2 बड़ा है कि C1 बड़ा है। AB जो है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। आपको यह नहीं पता कि C2 बड़ा है या C1 बड़ा है। AB दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अगर यह दूरी है तो यह धनात्मक होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के बारे में हमें नहीं पता कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसे धनात्मक बनाने के लिए हम उसके आगे दो डंडे लगा देते हैं, जिन्हें कहा जाता है मापांक, मॉडुलस। ठीक, ये अपन डिस्कस कर भी चुके थे। ठीक है, सो जब एक दूरी वाला कॉन्सेप्ट आता तो ए से बी की दूरी भाई साहब निकाल चुके आप। अब अपन सी बिंदु निकालते हैं। सी बिंदु क्या है? इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, दोनों रेखाएं क्या है? पहली रेखा है y बराबर m1x, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2। पहले में से दूसरे को सीधा सीधा घटा दो। y को इधर लाओगे कोई दिक्कत नहीं है, c2 को उधर भेजोगे, वो बाद में भी किया जा सकता है। अगर इसे घटाया तो y बराबर 0, यहां पर बचा m1 माइनस m2x, है ना, x कॉमन आ जाएगा, प्लस c1 माइनस c2। क्या मैं लिख सकता हूं कि x का मान c1 माइनस c2 को इधर लाओगे तो माइनस c1 माइनस c2 बटा m1 माइनस m2, या फिर थोड़ी सी परेशानी को दूर करते हुए c2 माइनस c1 बटा m1 माइनस m2। इन दोनों को फ्लिप कर दिया, नेगेटिव साइन खत्म। अब इसे उठाकर आप इसमें से जिस समीकरण में चाहो रख सकते हो। अगर मैं रखता हूं तो मान लीजिए मैंने पहले समीकरण में रख दिया y बराबर, क्योंकि हमें c बिंदु निकालने के लिए y और x दोनों बिंदु निकालने हैं। m1 नहीं पता, x पता है, c2 माइनस c1, और यहां m1 माइनस m2। सारी चीजों का ध्यान रखना क्योंकि यहां पर बहुत सी चीजें कटने के फिराक में है ना। ठीक है सर, तो कितना मिलेगा यार? ये मिलेगा, अगर लघुत्तम ले लिया जाए तो m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस इसका इसमें गुणा करोगे तो m1 c1 माइनस m2 c1 बटे m1 माइनस m2। क्लियर है क्या? यू कैन चेक। ठीक है, m1 c2 माइनस c1 क्योंकि m1 था, और दूसरा फिर यहां पर c1 था तो c1 माइनस c1। तो m1 c1 से m2 c2 गया तो y बराबर कितना? m1 c2 माइनस m2 c1 m1 माइनस m2। ये दूसरा बिंदु है। अब एक बात कहूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप इस बिंदु को अल्फा मान लो, इस बिंदु को बीटा मान लो, क्योंकि आपको ज्यादा परेशान करेगा अदरवाइज ये। तो मैंने माना है कि जो सी बिंदु है उसके निर्देशांक अल्फा कॉमा बीटा है, और आखिरी में हम अल्फा और बीटा को उड़ा देंगे इन दोनों का मान रखने के बाद। क्लियर है क्या? हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये जो सी बिंदु है इसके निर्देशांक अल्फा कॉमा बीटा है। हाँ जी, क्लियर है? पक्का? अगर पक्का क्लियर है ना, अगर इतनी बात क्लियर है तो अब सोच के देखिए कि अगर आपने ये AB दूरी निकाल ली, अगर इस C बिंदु से यहां की लंब दूरी निकाल ली, मान लीजिए C बिंदु से एक लंब आपने ऐसा डाला और वो लंब इसे यहां कहीं M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो अगर आपको C से M की दूरी पता चल जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाए। ये त्रिभुज ऐसा दिख रहा है, मतलब आप त्रिभुज को ऐसे देखने की कोशिश करते हो, आपकी आदत पड़ी है त्रिभुज को ऐसा देखने की कि ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये त्रिभुज ऐसा है, मतलब इसको खड़ा कर दिया गया है। अब देखो, मुझे C बिंदु से M की दूरी निकालनी है। ठीक है, अगर वो मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, सवाल समाप्त ही हो जाए। ठीक, तो मैं निकालने जा रहा हूं C बिंदु से M बिंदु की दूरी। ठीक है, अच्छा CM दूरी है क्या? CM दूरी जो है वो है x बराबर 0 से अल्फा कॉमा बीटा की दूरी।
है ना, x बराबर 0 मतलब ये वाली रेखा, ये वाली रेखा है ना, अल्फा कॉमा बीटा मतलब ये वाला बिंदु जिसे अपन ने सी बिंदु निकाल लिया है। तो ये दूरी, ये निकालते कैसे है रेखा, ये दूरी कैसे निकालते हैं सर? तो यहां पर एक छोटा सा सूत्र होता है ना कि अगर मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और एक बिंदु है x1 कॉमा y1, इससे जो दूरी निकलती है, मैं यहां पर ये क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि थोड़ा सा आपको यहां फील कराना पड़ेगा कि x1 y1 को रेखा के रूप में कैसा लिखा जाए। क्या ठीक है? x बराबर 0, x बराबर 0 वाली रेखा को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, x बराबर 0 को 1 गुणा x प्लस 0 गुणा y प्लस 0 बराबर 0। मतलब अगर आपको इस रेखा को इस रूप में बदलना है तो x के आगे 1 है, y के आगे 0 और c भी 0। मैंने कहा था कि अगर ax प्लस by प्लस c एक सरल रेखा को निरूपित करता है तो x और y दोनों का गुणांक एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो बस x का गुणांक 0 नहीं, भले y का 0 है। तो इस बिंदु से इस रेखा की जो दूरी है cm, क्या मापांक, x की जगह पर अल्फा रख दो, ये रेखा x बराबर 0 यही रेखा है, y की जगह 0 तो 0 गुणा बीटा प्लस c का मान भी 0 और x का वर्ग या x का गुणांक a मतलब x का गुणांक वो कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। तो क्या ये तो अल्फा और ये 1 आया, तो क्या ये सीधी सीधी दूरी अल्फा आई? और अच्छा यहां इसकी जरूरत भी नहीं थी। अगर आपको पता हो एक छोटी सी बात, और बात ऐसी है, मतलब इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, हालांकि ये निकालना जरूरी था। अगर एक बिंदु है, मान लीजिए मान लेते हैं अपन c कॉमा d, तो x अक्ष से यहां तक की दूरी c के बराबर होती है और ये दूरी d के बराबर होती है। तो वही तो हम कर रहे हैं, यहां से यहां की दूरी cm, तो cm दूरी तो अल्फा के बराबर आई है। किसके बराबर? अल्फा के बराबर। तो फिर वो बीटा क्यों निकाला? ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करवाया? नंबर चाहिए ना हमें, तो हमें उससे काम है, हमें बताना पड़ेगा कि आपका जो बीटा है वो ऐसे आया। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं इस सवाल का तुरंत समाधान। तुरंत समाधान, त्रिभुज को बड़े गौर से देखो और त्रिभुज को देखने के बाद आप देख सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का, यही चाहिए आपको, 1/2 ए बी गुणा सी एम, 1/2 ए बी गुणा सी एम। ठीक, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ए बी का मान मापांक C1 माइनस C2 है या C2 माइनस C1 है। आपने C2 माइनस C1 पहले लिखा है, मापांक में इसका फर्क नहीं पड़ता कि C2 माइनस C1 लिखा हो या C1 माइनस C2 लिखा हो, और ये अल्फा है और बटा 2 आप यहां लगा सकते हैं। इतना ठीक है क्या? अब अल्फा का मान उठा के रख दो, फर्क क्या पड़ना है। आपने क्या किया, अल्फा का मान उठा के यहां रख दिया। अल्फा कितना? C2 माइनस C1 बटा M1 माइनस M2। बस, तो हमने लिखा C2 माइनस C1 गुणा C2 माइनस C1 बटा M1 माइनस M2 बटा 2, 1/2 वाला बटा 2 ही है। देखिए C2 माइनस C1 2 बार आया, इसका जो मापांक है ये भी एक दूरी है, तो मैं इसे ऐसा सीधा सीधा लिख सकता हूं कि ये C2 माइनस C1 का वर्ग है बटा 2 M1 माइनस M2। और आपको जो क्षेत्रफल बताना था वास्तव में ये यही क्षेत्रफल है। अब ये M1 माइनस M2 कहां से आ जाएगा? इसमें मापांक की आवश्यकता क्या है? तो मापांक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि मुझे पता है कि ये जो त्रिभुज का एरिया है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। देखिए एरिया ऋणात्मक भी हो सकता है वास्तव में। अब कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे हम लोग, एक अदिश और सदिश नाम की 2 क्वांटिटी होती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को कुछ जगह मतलब होता एक अदिश है, लेकिन इसे कुछ जगहों पर सदिश की तरह भी ट्रीट किया जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा यहाँ पर,
आवश्यकता है आपको इस एक्स्ट्रा ज्ञान की, है ना। अपन ने इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो मापांक लगाया, बड़ा मापांक लगाया, इसके आगे भी मापांक लगाया। तो जो वर्ग होता है ना, अगर ये C2 माइनस C1 का वर्ग है या C1 माइनस C2 का वर्ग है, इसको मापांक से फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एक अचर संख्या है, अचर संख्या मतलब जैसे 2 लिखा हुआ है, तो 2 तो हमेशा 2 ही है, इसका क्या कर सकते हो आप, बस M1 माइनस M2 को आपको मापांक लगाना पड़ेगा। यही हुआ आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्यों भाई साहब मापांक लगाना पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है ये M1 माइनस M2 ऋणात्मक आ जाए, हो सकता है M2 10 और M1 1 होते तो -9 आ जाएगा, इसलिए इसको धनात्मक करना पड़ेगा। ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक करने के लिए मापांक लगा दो, ऑटोमेटिक जितनी भी ऋणात्मक है सब धनात्मक हो जाएगी। हाँ, तो मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा था विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग ऐसी है कि जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, आपके सामने A, B और C नाम के बिंदु है। आप एक फॉर्मूला लगाते हो त्रिभुज के क्षेत्रफल का, x y2 माइनस y1 या x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 या हाँ x3 y2 माइनस y1, इस तरह से सूत्र लगता है पूरा का पूरा। वो उस सूत्र के अंदर जैसे मान लीजिए आपने इसे x1, इसे x2 और इसे x3 माना है, और आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस दिशा में कैलकुलेट करें। इस दिशा में मतलब ये x1, ये x2, ये x3, y1 y2 y3। मान लीजिए आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 5, आपने मापांक नहीं लगाया। अगर आपने इसे x1, इसे x2 और इसे x3 मान के ऐसे कैलकुलेशन किया होता तो आपका -5 आंसर आता। तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 5 ही है, -5 कैसे आ गया? तो ये बात होती है कि आप किस सेंस में बात करते हैं। सेंस ऑफ रोटेशन जरूरी है यहाँ पर, है ना। सो बात खैर ऐसी बहुत सी हो सकती है। छोटा सा उदाहरण ऐसे समझ लो कि घरों में जो पंखा होता है वो एक दिशा में घूमता है, अगर उसकी उल्टी दिशा में पंखे को घुमा दिया जाएगा तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। खैर यहाँ बेसिकली दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, और हम देख चुके हैं त्रिकोणमिति में दिशा ज़्यादा ज़रूरी है कोण के केस में भी, कि घड़ी की दिशा में घूम रहे हो या घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हो। घड़ी की दिशा में घूमने पर ऋणात्मक कोण, उल्टी दिशा में घूमने पर धनात्मक कोण लिया जाता है। वही बात यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है। खैर बात करते हैं आगे। ये प्रश्न भी आपका समाप्त होता हुआ, उम्मीद है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रेखा इस प्रकार है कि इसका रेखाओं के बीच का रेखाखंड बिंदु पर समद्विभाजित होता है, इसका समीकरण प्राप्त कीजिए। एक शब्द यहां पर है, उसको शायद आपको बोला नहीं है, ठीक है, पर एक शब्द होता है बिंदुपथ। ठीक है, बिंदुपथ मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे बिंदु, अपन ये डिस्कस करने वाले हैं अभी आने वाले अध्याय में, मतलब उसकी यहां पर आपको उसकी थोड़ी सी फीलिंग दिला देने जाते जाते थोड़ा सा। बिंदुपथ मतलब मैं कहता हूं कि यार एक बिंदु है ना, ठीक है, एक बिंदु अपन ने फिक्स कर दिया, इस बिंदु से बहुत सारे बिंदु हैं जिनकी दूरी समान है। तो अगर एक बिंदु से बहुत से बिंदु जिनकी दूरी समान है वो एक वृत्त बना देते हैं, यही होता है ना। अगर मैं कहूंगा कि एक बिंदु है, इस बिंदु से जितने भी बिंदु हैं उन सभी की प्रवणता बराबर है, तो ये सरल रेखा होती है। एक बिंदु से अगर सारे बिंदुओं की प्रवणता समान है तो बिंदुपथ मतलब होता है कि किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई या संतुष्ट करने वाले समस्त बिंदु किस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। किसी भी एक बिंदु या किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई या संतुष्ट करने वाले जितने भी बिंदु हैं वो किस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अपन यहां और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर आप जैसे जैसे भुजाएं लेंगे, भुजाएं धनात्मक ऋणात्मक ले सकते हैं चतुर्थांश के अनुसार। फिर मैंने कहा कि एक अनुपात लिया जाए लंब बटा कर्ण का, इसका बिंदुपथ तो आप कहोगे sin x, यही बोलते हो ना, इसका ग्राफ तो बोले ऐसे 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 बनता है, अपन ने देखा है। वैसे ही इस मतलब प्रश्न पर आ जाते हैं अपन। एक रेखा इस प्रकार है कि इसका रेखाओं के बीच का रेखाखंड इस बिंदु पर समद्विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, ऐसी और ऐसी, और ऐसी रेखा एक, ठीक है। ये रेखा है 5x माइनस y प्लस 4 बराबर 0। दूसरी रेखा है 3x प्लस 4y बराबर 4 या -4, ठीक है चलेगा, है ना।
इन दोनों के बीच वो रेखा दोनों पर कटती है। सवाल को समझ लेना थोड़ा सा। इन दोनों के बीच उस रेखा का जो रेखाखंड है, रेखाखंड मतलब ऐसा कुछ, ए और बी, ये इस बिंदु 1,2 पर समद्विभाजित होता है। ये प्रश्न है आप लोगों के सामने। अब आपको इस कंडीशन में ए बी का समीकरण प्राप्त करना है। यहां ये समद्विभाजित होता है, ये आपको पता है, और आपको इस केस में ए बी रेखा का समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे यार? कोई आइडिया आप लोगों के पास? कोई तरीका आप लोगों के पास? देखिए, पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। क्या आप ए बिंदु और बी बिंदु निकाल सकते हैं? अगर आपने ए बिंदु और बी बिंदु निकाल लिए तो ए बी रेखा का समीकरण फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या ये बात ठीक है? अगर आप ए बिंदु और बी बिंदु निकाल लेते हैं तो, अगर ए बिंदु बी बिंदु नहीं निकल पाते हैं तो समस्या है। ए और बी बिंदु निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मानते हैं कि x1 y1 और x2 y2 नाम के दो पॉइंट है ए और बी। हमने क्या बोला कि ए नाम का एक बिंदु है जिसे आपने कहा x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2। अब पहला समीकरण पता है यहां क्या मिलता है कि चूंकि ए बिंदु 5x माइनस वाई प्लस 4 पर स्थित है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 5x1 माइनस y1 प्लस 4 बराबर 0। यह पहला समीकरण है जो x1 y1 को संतुष्ट करता है, क्योंकि x1 y1 ए बिंदु है जो इस पर निहित है। दूसरा बी बिंदु है, यहां 1,2 1,5 है, ठीक है। दूसरा बिंदु बी है। दूसरा बिंदु बी किस तरह से? बी इस रेखा पर स्थित है, तो अगर बी इस रेखा पर स्थित है तो 3x2 प्लस 4y2 माइनस 4 बराबर 0। यह दूसरा समीकरण है। नाउ ये पहला है, ये दूसरा है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। क्या ए बी का मध्य बिंदु ये सी बिंदु है 1,5? अगर ऐसा है तो क्या मैं लिख दूं कि x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 1 आना चाहिए? ये तीसरा समीकरण है। और चौथा y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 5 आना चाहिए, जो कि चौथा समीकरण है। यहां आपके सामने 4 अचर हैं, मतलब 4 चीजें निकालनी, x1 y1 x2 y2, इसीलिए आपको 4 समीकरण चाहिए थे। 2 अचर निकालने के लिए 2 चर निकालने के लिए 2 समीकरण, 3 चर निकालने के लिए 3 समीकरण, 4 चर निकालने के लिए 4 समीकरण चाहिए थे। अब इनकी मदद से x2 y2 और x1 y1 निकाल के देखो और फिर ab का समीकरण तो आ जाएगा। तुरंत फटाफट कमेंट करो x1 y1 x2 y2 कैसे आता है, अगर आप इसे हल करना जानते हैं तो फटाफट। देखो यहां पर ना एक छोटी सी चीज आप लोग और कर सकते थे। किसी भी रेखा का समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। एक बिंदु ऑलरेडी दिया है 1,5, बचा क्या? x1 y1। तो ये x1 y1 या x2 y2 दोनों में से कोई एक बिंदु निकाल लो, आपका काम हो जाएगा, सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो क्या करना है। क्या मैं यहां से x2 का मान 2 माइनस x1 लिख सकता हूं? यहां से अगर x2 का मान मैं 2 माइनस x1 लिख सकता हूं 3 से, है ना। देखना क्या क्या करने वाला हूं मैं। समीकरण 3 से x2 बराबर 2 माइनस x1, समीकरण 4 से y2 बराबर 10 माइनस y1, 2 माइनस x1 10 माइनस y1। अब ये जो मान मिले ये x2 y2 के समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 कौन सा है? 3x2 प्लस 4y2 माइनस 4। तो समीकरण 2 जो है, एक बात बताओ, 2 समीकरण क्या कह रहा है? 2 समीकरण कह रहा है कि 3x2 प्लस 4y2 माइनस 4 बराबर 0। क्या आप मेरी बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? 3x2 प्लस 4y2 माइनस 4 बराबर 0। ये जो x2 y2 के मान निकाले यहां रखने में कोई परेशानी है?
कतई नहीं। अगर नहीं है तो रख दीजिए यार सीधे सीधे मान। क्या मैं रख दूं 3 माइनस 2x1 प्लस 4 10 माइनस y1 माइनस 4 बराबर 0। और क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 6 माइनस 3x1 प्लस 10 माइनस 4y1? बिल्कुल सही है, माइनस 4 बराबर 0। 3 और 4 y1 को वहां भेज दो, उस साइड भेज सकते हैं। मतलब ये तो हो जाएगा 3x1 प्लस 4y1, ठीक है। 6 और 10 16, 16 में से 4 गए तो 12, तो ये इधर बचेगा 12, तो 12। ये आपका पांचवा समीकरण आप कह सकते हो। अब पांचवा समीकरण क्यों निकालने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण की मदद से आप लोग x2 y2 x1 y1 नहीं निकाल सकते थे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कक्षा 10 में दो चर वाले रेखिक समीकरण, वहां x1 y1 या xy नाम के दो चर थे। दो समीकरण को हल करके आप उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालते थे, अगर वो प्रतिच्छेद करते थे तो अगर तीन चर होते, जैसे मान लो एक्स वाई प्लस जेड बराबर 10, 3x माइनस 4y प्लस 5z बराबर 20, ऐसा एक और समीकरण होता, तो तीन समीकरण को भी हल करने का तरीका यह है कि जो तीसरा चर है उसे बाकी दो के रूप में लिखकर दो ही समीकरण बना दो। चार को भी हल करने का यही तरीका है। हालांकि जब ज्यादा समीकरण आते हैं तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कैलकुलेटर्स होते हैं, आप लोगों ने जो मोबाइल में कैलकुलेटर देखे हैं वो नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। कंप्यूटर भी इन चीजों की गणना बड़ा फास्ट करता है। वहां पर इन चीजों की गणना करने के लिए आव्यूह का प्रयोग किया जाता है, और आव्यूह कैसे बनते हैं हम कक्षा 12वीं में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये 5x1 माइनस y1 प्लस 4 क्या आपके लिए एक बहुत उपयोगी लाइन है? बिल्कुल। तो अब दूसरा समीकरण अपने पास है 1 एवं 5 से, 5 मतलब ये वाला 5, दो समीकरण आपके पास है। क्या क्या समीकरण है? 5x1 माइनस y1 प्लस 4, तो 5x1 माइनस y1 बराबर माइनस 4। दूसरा 3x1 प्लस 4y1, तो 3x1 प्लस 4y1 बराबर 12। अब एक काम कीजिए ना, पहले समीकरण में 4 का गुणा कर दीजिए। तो अगर 4 का गुणा करोगे तो 5x1, 4 का गुणा करोगे तो मिलेगा 20x1 माइनस 4y1 बराबर माइनस 16, और 3x1 प्लस 4y1 बराबर, अगर यहां इसे ऐसे ही रखें तो 12। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? डन है क्या? 3x1 माइनस 4y1 और 6, ओ हो यहां अपन मिस्टेक कर देते बहुत बड़ी। 40 होगा ना ये, तो 4 का 10 में गुणा करेंगे तो अभी सब कुछ बदल जाएगा। अभी सब कुछ बदल जाएगा। थोड़ा सा अपन यहां कैलकुलेशन में परेशानी कर देते। 46 में से 4 गए तो 42, ठीक। तो ये 12 नहीं 42 होगा, और 42 के साथ ये भी ऐसा होगा। हाँ, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अपन मिस्टेक कर सकते हैं। खैर 20, अब इनको जोड़ दो यार, 20 और 3 23x1, ये हुआ 0 बराबर। बाकी तो ठीक किया है ना? हाँ ठीक किया है। 42 में से 16 गए, तो 42 में से पहले 12 गए तो बचे 30, 30 में से फिर 4 चले गए तो बचे 26, तो मिला 26। तो भाई साहब x1 का जो मान है वो है 26 बटा 23। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसे। अब यार x1 हो चुका है फाइनल। इसी समीकरण में, इस वाले में x1 का मान रख दो, तो 5 गुणा x1 मतलब 26 बटा 23 माइनस y1 बराबर माइनस 4। ये माइनस 4 को यहां लाओगे तो प्लस 4, y1 को वहां भेजोगे तो y1। 26 गुणा 23 130, बिल्कुल करेक्ट है, बटा 23 माइनस 4 मतलब प्लस 4। तो कुल मिला के 23 का 4 में गुणा करोगे तो 92 प्लस 103, दैट इज 130 प्लस 92 डिवाइड बाय 23 इज इक्वल टू y1। तो 2 2 2 जोड़ करोगे तो यही मिलेगा।
23y1 का मान है। ये और खतरनाक आया फिर तो कुछ नहीं कर सकते हम, पॉइंट्स हैं, ये बिंदु है। तो अगर आपको अब ध्यान से देखने पर पता चले कि ये x1 y1 का मान आप लोग निकाल चुके हो, निकल चुका है ना, x1 y1 का मान निकल चुका है, बिल्कुल निकल चुका है। 1,5 हमारे पास एक बिंदु है, तो इस रेखा AB का समीकरण चाहो तो AC बिंदु से निकाल लो, वो बहुत ही आसान पड़ेगा। तो AC बिंदु को अगर अपन यहां बनाने की कोशिश करें, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये बिंदु A है जो है 26/23 और 222/23, और एक बिंदु C है जो कि 1,5 है। तो ये 1,5 है, बिल्कुल 1,5 है, और 26/23 और 222/23, 26/23 222/23। तो क्या AC का समीकरण आप निकाल सकते हैं? हमें यही चाहिए, AC का समीकरण। आसान है। कैसे? दो बिंदु रूप से, दो बिंदु अगर रेखा पर दिए हो तो समीकरण आसान है। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। कैलकुलेशन से वहां बचने के लिए y2 माइनस y1 यही निकाल के पटक दो। y2 माइनस y1 मतलब 222/23 माइनस 5, 23 का 5 में गुणा किया 222 माइनस 23 का 5 में गुणा किया तो 115/23, 122 में से 115 गए तो 107/23। उसी तरह x2 माइनस x1 भी निकाल लो, ये थोड़ा सरल रहेगा। x2 माइनस x1 मतलब 26/23 माइनस 1, तो ये तो बचेगा 3/23, है ना? हाँ जी। तो फटाफट इसे x1 y1 माना है हम लोगों ने, तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 5 बराबर 107/23 और 3/23, तो कुल मिला के 107/3 x माइनस 1, क्योंकि x1 का मान 1 है। अगर मैं यहां पर सब दूर 3 का गुणा कर दूं तो 3x माइनस 15 बराबर 107x माइनस 107। 15 को उधर पहुंचाया तो ये बचा 3x या 3y, यार नहीं 3y, और ये 3y बराबर 107x माइनस 107 में 15 उधर जुड़ गए तो 10 गए पहले, फिर 5 गए, तो 92 आना चाहिए। सो द फाइनल आंसर इज 3y इज इक्वल टू 107x माइनस 92, या अगर इसे व्यापक रूप में लिखोगे तो 107x माइनस 3y माइनस 92 बराबर 0 इस रेखा का समीकरण है। तो यहां से आप इस रेखा का समीकरण बड़ी आसानी से निकाल चुके हैं। उम्मीद है आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। डन है? तो ये प्रश्न बड़ा भारी था, आने वाला थोड़ा सा सरल है। आखिरी प्रश्न होगा आपकी विविध प्रश्नावली का, पर यह सवाल में आपको उम्मीद है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए सर, तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 25, दर्शाइए कि एक गतिमान बिंदु, अब गतिमान बिंदु हमेशा हमें बिंदु पथ देता है जिसकी दो रेखाओं से दूरी समान है। एक का पथ एक रेखा है। देखो बता देता हूं मैं सवाल क्या है। सवाल ऐसा है कि एक रेखा है, मान लीजिए 3x माइनस 2y बराबर 5, दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 5। इन दोनों में अंतर कितना है? सिर्फ यहां माइनस है तो यहां प्लस है, ज्यादा कुछ नहीं। अब एक बिंदु ऐसा होगा ना यहां पर जिसकी यहां से दूरी और यहां से दूरी बराबर होगी। एक और बिंदु ऐसा हो सकता है, फिर और भी ऐसे बिंदु हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हो सकते हैं। ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदु हो सकते हैं, यहां से दूरी बराबर होती जाए। इन सभी को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा आनी चाहिए। प्रश्न में यही कहा जा रहा है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि अगर हम ऐसे सारे बिंदुओं को मिलाएं जहां से इन दोनों रेखाओं की दूरी जो है वो समान है,
तो ऐसे बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा बनती है, यही बिंदु पथ होता है। जितने भी बिंदु, गतिमान बिंदु मतलब ये बिंदु स्थिर नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं है, ये बिंदु थोड़ा आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया, सारे केसेस में यहां से बिंदु की दूरी और यहां से बिंदु की दूरी, मतलब उस बिंदु की इन दोनों रेखाओं से दूरी जो है वो समान है, इतना है। और ये चूंकि बिंदु गतिमान है, तो ये जिस पथ पर गति करेगा वही बिंदु पथ होता है ना। जैसे जिस रास्ते पर हम चलते हैं वो सड़क होती है, जिस रास्ते पर बिंदु चलता है वो बिंदु पथ होता है। ठीक, तो अब आपको बिंदु पथ निकालने के लिए क्या करना होता है, ये आप लोगों को कक्षा 11वीं में भी थोड़ा बहुत काम देगा। अगर आप प्रायोगिक परीक्षाएं जैसे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, तो भी आपको काम देगा। बिंदु पथ निकालने के लिए जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसे h, k मान लो। तो मान लेते हैं यहां एक बिंदु है A, जिसको अपन ने कहा कि h, k नाम का बिंदु है A। अब जो कंडीशन दी है उसे अप्लाई कर दो, जो कंडीशन दी है, और h और k में एक समीकरण निकालो जहां पर जो अचर है वो हट जाए, जो स्वेच्छ अचर है, मतलब जो रैंडम वेरिएबल है। अगर सवाल में कहीं आते हैं तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उस शब्द का मैं प्रयोग भी नहीं करना चाहता हूं अभी के लिए, लेकिन जो भी समीकरण दिए हो, जो भी कंडीशन दिए, उनको लगा दीजिए और उसके बाद h और k में एक समीकरण प्राप्त करिए। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि a बिंदु की इन दोनों रेखाओं से दूरी जो है वो समान है। तो क्या मैं लिख दूं, a की 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। इस रेखा में 5 को यहां ले आए, क्योंकि हमें जब हम दूरी निकालते हैं तो रेखा का समीकरण व्यापक रूप में चाहिए। ये 5 इसलिए उधर नहीं, इधर होना चाहिए। तो अगर ये दूरी ऐसी है जिसे आप d कह सकते हैं, तो यह है 3h माइनस 2k माइनस 5 बटा 3 का वर्ग 2 का वर्ग मापांक। किसी भी बिंदु की किसी रेखा से दूरी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले रेखा के समीकरण में x और y की जगह बिंदु के निर्देशांक रख दीजिए, x y की जगह h के, उसके बाद भाग दे दीजिए रेखा के समीकरण में जो x और y का गुणांक है उनका वर्ग करके, जोड़ने के बाद वर्गमूल लेकर मापांक लगा दिया दूरी के लिए। क्या उसी तरह a की आप 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 से दूरी निकाल सकते हैं? ये दूरी कैसे निकलेगी, ये भी वैसे ही सेम तरीका। तो d बराबर 3h प्लस 2k माइनस 5 बटा वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। क्या दोनों दूरियां समान दी है? हाँ, प्रश्न में तो यही बोला है ना कि दोनों दूरियां समान है, दोनों ये बोला ना कि दोनों दूरियां समान है। देखो मैंने कहा था कि कंडीशन लगानी है जो दी है। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है कि दोनों दूरियां समान है, तो हमने लगा दी कि भाई साहब 3x माइनस 2k माइनस 5, तो 1 एवं 2 से तीन एच माइनस 2k माइनस 5 बटा वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर किसके, बराबर 3h प्लस 2k माइनस 5, 3h प्लस 2k माइनस 5 वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। देखिए जब दो साइड मापांक होता है ना, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मापांक x बराबर मापांक y, जैसा अगर आपसे कहा जाए, छोटा सा यहां कॉन्सेप्ट जानना बहुत आवश्यक है, अगर आपसे कहा जाए मापांक x बराबर मापांक y, ये चीजें वास्तव में क्या है आपकी किताब में नहीं है और ना ही आपको पढ़ाई जाएगी, और यहां आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हो। देखिए फटाफट, अगर ऐसा कहा जाए तो अगर आप x का मान और y का मान क्या क्या लें कि यहां संतुष्ट हो जाएगा, अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ये कहां सही है, यदि x का मान 3 है, y का मान -3 है,
यदि x का मान -3 है, y का मान 3 है, x का मान 3 है, y का मान 3 है, x और y दोनों का मान -3 है, तो तीनों केस में 3 -3 का मापांक बराबर 3 3, इसका मापांक भी 3, इसका मापांक भी 3, इसका मापांक, दोनों का मापांक 3 और इन दोनों का मापांक भी 3। मापांक का मतलब होता है ऋणात्मक संख्याओं में से ऋणात्मक चिन्ह को हटा देना, धनात्मक चिन्ह का कुछ नहीं करना। मापांक 3 बराबर मापांक 3, मापांक -3 बराबर 3। जो लोग पहली बार मापांक शब्द का प्रयोग सुन रहे हैं तो यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां हम ऐसा नहीं कह सकते कि x और y बराबर है ना, तो इन दोनों को अगर अपन को हल करना है, मापांक हटाना है, तो बढ़िया तरीका होता है आप वर्ग कर दीजिए। एक तो क्या कर दीजिए, दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, तो x का वर्ग y के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक। और अगर आप ऐसा लिख देते हैं, जैसे अपन लिखते हैं ना कि मापांक x बराबर यदि a है तो x बराबर ±a होना चाहिए, इस चीज का प्रयोग आप यहां नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप मापांक x बराबर a लिखते थे तो वहां पर a सदैव एक धनात्मक चिन्ह होती थी, धनात्मक संख्या होती थी। मैं कभी भी मापांक x बराबर 3 लिखने से संकोच नहीं खा सकता। सही है, अगर मापांक x बराबर 3 है तो x का मान ±3 है, लेकिन यदि मापांक x बराबर -3 अगर कोई आपको कहे तो यह संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मापांक x नाम की एक जो मशीन बनाई गई है, उस मशीन का काम है वो धनात्मक संख्या दे। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल एक मशीन है और उस मशीन का काम है कि आप ऐसे करके सेल्फी लेंगे तो आपका फोटो वो अपनी स्क्रीन में दिखा देगा। क्या वो आपका फोटो प्रिंट आउट करके आपको बाहर निकाल के दे सकता है? अभी उसके लिए संभव नहीं है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं। उसी तरह मापांक x कभी ऋणात्मक संख्याएं नहीं दे सकता। इसको हमने किस लिए बनाया है? ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए। तो क्या यहां से बाहर कभी ऋणात्मक आएगा? नहीं आएगा, लेकिन यहां ये कंडीशन तो हो सकती है, इसीलिए वर्ग करना बेटर है। अब आपको कई किताबों में ये चीज ना बता के और कहीं पर भी ये चीज ना बता के आपको सीधा सीधा वर्ग कर दिया जाएगा, वो सही भी है, लेकिन छोटे मोटे फंडामेंटल अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो शायद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है गणित को बड़े चाव से। दोनों साइड वर्ग किया तो देखो, वर्ग करने से 3 का वर्ग 2 का वर्ग आपस में कैंसिल, क्या ये बन जाएगा 3h - 2k - 5 का वर्ग बराबर 3h + 2k - 5 का वर्ग बराबर, दोनों बराबर है। अब यहां दो चीजें हो सकती है, सर a + b + c के वर्ग का सूत्र आपको पता है क्या? नहीं पता है ना, a का वर्ग + b का वर्ग + c का, पता तो है बहुत सारे लोगों को। अगर आपको ये वाला सूत्र बोला जाए, क्योंकि यहां पर 3 पद हैं, 3 पद कौन कौन से हैं? x वाला, h वाला, k वाला और अचर मतलब 5 वाला। ये सूत्र लगाने से बचना है आप लोगों को। क्यों बचना है? क्योंकि इधर एक तो इतना बड़ा पद आएगा +2 ab BC और CA, है ना। मैं आपको कैलकुलेशन में अप्रोच कैसे करना है ये भी थोड़ा बहुत सिखा देता हूं। इधर ऐसे लिखोगे, उधर ऐसे लिखोगे, और वहां पर तो ABC तीनों धनात्मक है, यहां तो B और C ऋणात्मक है, तो जहां जहां B और C मिलेगा वहां वहां चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। मत करना वो, क्या करना है फिर? इसे इधर ले आओ, 3h - 2k - 5 पूरे का वर्ग माइनस 3h + 2k - 5 पूरे का वर्ग बराबर 0। क्या आपको यहां a का वर्ग - b का वर्ग दिखाइए? क्या आपको ये a का वर्ग - b का वर्ग दिखा? हाँ दिखा, तो यहां a - b और a + b लगा दो ना। इस पूरे को बड़े को a का वर्ग - b का वर्ग मान लो और यहां a + b और गुणा में a - b लगा दो। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? प्रश्न अपना यही था कि इन दोनों रेखाओं से दूरियां समान है, तो बस a + b मतलब ये प्लस ये दोनों का जोड़ करोगे तो 3h मिला के 6h - 10 गुणा, दोनों को घटाओगे तो -2k वाले में से 3h से 3h गए, -2k से -2k चले गए, तो ये बचा -4k
बराबर 0, -5 से -5 गए। मतलब यहां से आपके सामने दो चीज आई है। पहली 6h - 10 बराबर 0 एवं -4k बराबर 0। सरल करोगे तो h बराबर 5/3 एवं नहीं, यहां या शब्द का प्रयोग होना बेटर है। एवं का मतलब है दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड हो, या यहां लिखना बराबर है k बराबर 0। इतना होने के बाद आप h की जगह x और k की जगह y रख दो। तो x बराबर 5/3 या y बराबर 0। ये दोनों दो रेखाएं हैं ना, x बराबर 5/3 और y बराबर 0। इन दोनों रेखाओं से जो समीकरण, ये दोनों रेखाओं का समीकरण, ये जो दोनों रेखाएं हैं इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। बस इतनी सी बात है यार। तो ये प्रश्न भी आपका हल हो जाता है यहां पर। डन है? चलिए, अगर डन है तो अपन, मतलब ये दो रेखाएं मिली आपको ना, ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं हैं। कुछ मतलब यहां पर आसान ये इतना भी नहीं था, हमने कर दिया, अलग बात है। खैर, बात करते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 25 समाप्त होता हुआ। प्रश्न नंबर 25 के अलावा बात करेंगे, अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां ये चीज़ें सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिलेगी। आप जाइए गूगल पर, लिखिए www.magnetbrains.com और वहां पर आप CBSE हिंदी माध्यम में कक्षा 11वीं को सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखाया गया है। उसमें आपको गणित विषय दिखेगा, क्लिक कीजिए। गणित में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम की जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या पढ़ाया गया है, क्यों क्यों पढ़ाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर CBSE NCERT आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, विषय का संपूर्ण विवरण, सभी अध्याय का क्रमानुसार सारांश, NCERT का समाधान, संपूर्ण वीडियो, उसके बाद अध्याय का वीडियो, एक बारे में संपूर्ण अध्याय का हल, बहुविकल्पीय प्रश्न और सभी राज्यों के लिए उपयोगी, ये चीजें आपको यहाँ पर दी गई है और सत्य भी है पूरी तरह से। जो जो आपको दिया जाएगा वो सब कुछ लिखा जाएगा। नीचे आपको सारे लेक्चर्स दिखेंगे, जिस लेक्चर पे आप क्लिक करेंगे वो चलना शुरू हो जाएगा ऐसे। बस इतनी सी बात है। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आप सभी को स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। सभी राज्यों के लिए ये पढ़ाई उपयोगी है, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो। तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है बस। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।